नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। मतदाता सूची में घुसपैठियों को घटाने और नागरिकों को बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने बिहार में बड़ा अभियान चलाया। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर जो सियासी बवंडर उठा, उसकी लहर सियासी गलियारे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हलचल मचाती दिखी। इस प्रक्रिया को लेकर महागठबंधन खेमे ने पूरा चुनावी अभियान तैयार कर लिया। सत्ता विरोधी लहर तैयार करने के लिए 16 दिनों तक बिहार की खाक छानी, वोट चोर का शोर बुलंद किया और सत्ताधारी खेमा घुसपैठियों को घर से बाहर निकालने की कवायद के समर्थन में विरोधी खेमे को घुसपैठिया हितैषी बताकर पलटवार करता रहा। इस बीच पहले सुप्रीम कोर्ट से सलाह और फिर आदेश आया कि आधार को भी पहचान की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों में शामिल किया जाए। साथ ही कुछ शर्तें भी रखी गई। ऐसे में अब विपक्ष की एक मांग पूरी होती दिख रही है। लेकिन अब घुसपैठियों वाली बात का क्या? सवाल तो पूछेंगे कि एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से किसका आधार मजबूत होगा। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी हैं, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मृणाल अनामय जी हैं और आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खां जी है। राहुल जी, सबसे पहले सवाल आप ही से। आधार को अब मान्य दस्तावेज के तौर पर निर्वाचन आयोग देखेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसको किस तरह से देखा जाए? देखो कि निश्चित तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसका सम्मान हम सब मिलकर करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट को कभी चैलेंज नहीं किया। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसके पूर्व भी बहस चल रही थी, तो जब बहस चल रही थी तो उस बहस के दौरान भी इस बात को जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इसको भी सम्मिलित करिए, आधार को आप सम्मिलित कीजिए भविष्य के लिए जांच एक दस्तावेज के रूप में, तो इसको माना गया था, इसको इलेक्शन कमीशन की तरफ से माना गया था। और निश्चित तौर पे कि हमने जो बात कहा था कि एक फर्जीवाड़ा को रोकने की पहल होनी चाहिए, तो वो आज भी हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में इस बात को पुष्टि भी की कि अगर आपको शक हो, अगर आपको शंका हो, अगर आपको संदेह है तो आप उसकी जाँच करिए, लेकिन एक सुचारू रूप से इसको सम्मिलित कीजिए। तो निश्चित तौर पे जो लोग इस बात को मांग भी कर रहे थे और जो कहा जा रहा था, और हमने भी पहले कहा था कि जो चीज़ों को बनाया जाता था गलत तरीके से, उसकी जांच होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को भी माना और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसको आगे एक दस्तावेज के रूप में सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर दीपक जी एक चीज़ और समझना होगा कि विपक्ष जो रणनीति बनाने का प्रयास कर रहा था कि एक कहावत है कि भागते भूत का लंगोट भी सही, तो उस तहत अगर हम बात करें तो विपक्ष ने जो रणनीति बनाई थी कि एसआईआर को रोक ही देने का, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान में जो अधिकार मिले हैं चुनाव आयोग के, उसके तहत वो बिल्कुल सही पाए गए हैं। ये भी एक संवैधानिक सच्चाई है। तीसरी बात, जो आधार को फर्जीवाड़े को लेकर जो बात की जा रही थी, उस फर्जीवाड़े को संदेह के अगर घेरे में हो तो उसकी जाँच करके उसकी पड़ताल करने के बाद ही उसको सम्मिलित करने के लिए कहा गया है उस व्यक्ति से संबंधित। यहाँ जो वोट अधिकार रैली जो करके यहाँ से विपक्ष यानी राहुल गांधी जी यहाँ से गए हैं, तो राहुल गांधी ने एक संदेश देने का प्रयास किया। जो एक नैरेटिव कर रहे थे वो नैरेटिव फेल हो गया, क्योंकि जब उनसे इलेक्शन कमीशन ने मांगा भी कि आप एफिडेविट चलिए ठीक है, हम तो वो दिए नहीं। आपकी बात सुन चुके हैं। हम मृणाल जी की बात सुन लेते हैं। मृणाल जी, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई, वो नैरेटिव फेल हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला। अब आधार भी उन 11 दस्तावेजों के साथ एक मान्य दस्तावेज होगा पहचान के तौर पर। तो जो राहुल जी कह रहे हैं कि फेल हो गया नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश, आपको क्या लगता है, फेल हुआ, पास हुआ? देखिए, पूरी तरह से ये बेसिकली मैं इनको बोलना चाहता हूँ राहुल जी को कि जिस प्रकार से 11 दस्तावेज ये तुगलकी फरमान लेके आए थे चीफ इलेक्शन कमीशन, जो कि हमारे बिहार के जनता के पास वो 11 दस्तावेज में से हमें लगता है कि कितने % लोगों के पास ये दस्तावेज होंगे जो उन्होंने मांगा था। कहिए तो मैं उस 11 दस्तावेज को पढ़ देता हूँ। जिनका जन्म 1 जुलाई से 1987 के पूर्व हुआ हो, उसे जन्म तिथि प्रमाण पत्र देना। दूसरा था 2003 की आहर्तन तिथि के आधार पर जो हुआ था, माने चीफ इलेक्शन कमीशन का जो आपकी बातों का आधार माना गया है, जो आधार को मान्यता मिली है, उससे क्या कहेंगे? वो लिस्ट ये तो हमारी सबसे बड़ी जीत हुई है, क्योंकि बेसिकली एक बार और सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को आदेश दिया था चीफ इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप इनको आधार कार्ड को सम्मिलित करें, लेकिन
इनका जो चीफ इलेक्शन कमीशन था, जो बीजेपी का पिट्ठू बना हुआ था, अरे वो राम हाँ वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था और बीएलओ को काफी संघर्ष करना पड़ रहा था ब्लॉक में और गांव में दस्तावेजों को लेकर। तो अभी जो बेसिकली योगेंद्र यादव ने 2 महीने का जो संघर्ष किया है सुप्रीम कोर्ट में, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से इसको एक कानून के रूप में दिया है कि बरामदी दस्तावेज में आधार कार्ड को भी जोड़ा जाए, तो ये हम लोग का सबसे बड़ी जीत है और बीजेपी के मुंह पर ये तमाचा मारा गया है। चलिए आरजू जी का भी पक्ष जान लेते हैं। आरजू जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट गया कौन था? राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन गई थी। चैलेंज किसने किया था? राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने किया था। किसको चैलेंज किया था? इलेक्शन कमीशन के जो प्रवक्ता बनके बैठे थे ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर को डायरेक्टली हमने चैलेंज किया था। और हमारे मुद्दे के ऊपर, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णायक फैसला और मुहर लगाया है। और ये कह सकते हैं, इनका यही हालत है। अभी जीएसटी पे देख लीजिए, पूरे देश का विपक्ष चिल्ला रहा था कि आप दूध, पनीर, छेना और खोआ पे लगाने वाले, कॉपी और किताबों पे जीएसटी लगाने वाले, यहाँ तक कि कफन पे जीएसटी लगाने वाले, आप गलत कर रहे हो। चिल्ला चिल्ला के हम 5 साल कहते रहे। उस टाइम ये बता रहे थे मास्टर स्ट्रोक। और जब आज आरजू जी मुद्दे पर बात कीजिए ना, आधार कार्ड पे बात कर लीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं सर उसी पे आ रहा हूँ। भूमिका ना बना तो जब सत्ता पक्ष को जब घुटने पर ला दिया, तो फिर 5% जीएसटी के अंदर लाने को बोलते हैं क्या कि ये मास्टर स्ट्रोक है। तो हम इतना कहना चाहते हैं, ये लोकतंत्र में हमारी जीत है। और जो सत्ता पक्ष के बैठे हुए लोग हैं, उनके ऊपर करारा तमाचा है। जो वोट का अधिकार था, हमने तो आपके चैनल पे कई बार कहा है कि वो 11 दस्तावेजों का इलेक्शन कमीशन, बिहार सरकार, भारत सरकार डेटा बता दे कि बिहार प्रदेश वासियों के पास कितने, बिल्कुल कितने लोगों के पास है जी। नहीं बता पाए। आपके पास मैंने कितने बार ये पूछा है ये सवाल, बिल्कुल। और आज वो सवाल का जवाब मिल गया कि आधार कार्ड मैंडेटरी हो गया। और ये विपक्ष के ताकत के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट जाने के ऊपर, हम तो सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो इन्होंने कहा कि इस राय संस्थाओं के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। अब बताइए कि किसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो गया? हम सुप्रीम कोर्ट में मृत आदमियों को जीवित करा के हम ले गए, वो जीवित थे, सुप्रीम कोर्ट में हमने हाजिर करवाया। ये हमने इनके मुंह के ऊपर जनाटेदार तमाचा मारा था। और ये हुई है लोकतंत्र में एक आम आवाम की जीत, वोट का अधिकार देने की जीत। आप इतने दिनों से लिंक करवा रहे थे ना आधार कार्ड को पैन कार्ड से, बैंक से, आज जीत हो गई। और मैं ये भी कह सकता हूं, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी इस पे नहीं रुकेगी। अब ये रोहिंग्या बांग्लादेशी की बात कर रहे थे ना, नागरिकता की बात, उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता जांचने का अधिकार किसको है? गृह विभाग को है। ये इलेक्शन कमीशन को बताना चाहते हैं। ये फिर से डबल स्टैंडर्ड काम कर लेकिन रहे हैं। आधार कार्ड जायज है, सही है, गलत है, ये जांचने का हक जरूर है निर्वाचन आयोग को कि वो वैध दस्तावेज है, अवैध दस्तावेज है। आ रहे हैं मृणाल जी, एकदम है। हम उस पे कहां इनकार करते हैं, एकदम है, आप करिए। और जहां तक एसआईआर की बात थी, हमको एसआईआर से प्रॉब्लम नहीं था, एसआईआर की टाइमिंग से हमको प्रॉब्लम था। और जिस तरीके से आधार को मैंडेटरी नहीं किया गया, उस पे हमको प्रॉब्लम था। अब प्रॉब्लम दूर हो गई है। चलिए, विपक्ष कह रहा था राहुल जी, जानबूझकर प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा था क्योंकि बीजेपी का पक्ष लिया जा रहा था, ये आरोप है। देखिए, जब विपक्ष के पास कोई शब्द नहीं होता है तो इस तरह के वो बातें करते हैं। लेकिन शायद विपक्ष इस बात को भूल जाता है कि बिहार के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष जिस पार्टी से आते हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष का जो पदभार मिला वो तभी मिला जब वो जीत कर आए। और वो जीतने के टाइम में इलेक्शन कमीशन ने ही वो चुनाव कराया था। लेकिन हमारे ये मित्र कभी ये नहीं बता पाएंगे कि अब तक कोई बता दे कि भारतीय जनता पार्टी में कितने इलेक्शन कमीशन ने ज्वाइन कर लिया है और चुनाव लड़ लिया। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि कांग्रेस में 2 लोग ज्वाइन किए और चुनाव भी लड़े, और किसके विरुद्ध लड़े ये भी जानता हूं मैं। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि जब 99% दस्तावेजों की जब जांच हो चुकी है, तो 1% के लिए जो एक लूपहोल था उसको निश्चित तौर पे करने के लिए हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि अगर आधार कार्ड भी किसी ने बनवाया होगा तो कोई तो दस्तावेज दिया होगा, कुछ तो दिया होगा। और ये जो 11 दस्तावेज है उसमें से कोई एक तो निश्चित रूप से दिया होगा। अब बात करते हैं, जो ये बातें करते हैं कि मरे लोगों को वही सवाल है ना कि तो फिर बीजेपी ने पहले ये क्यों नहीं मांग की? अगर निर्वाचन आयोग से मांग करनी होती या सुप्रीम कोर्ट में ही कहना होता तो कम से कम ये मांग तो कर सकते थे ना कि नहीं आधार, भाई नरेंद्र मोदी ने पूरे डिजिटल
कर दिया है देश को, और उस डिजिटल में एक डिजिटल पहचान के तौर पर आधार एक मान्य दस्तावेज है, तो उसे भी शामिल कर लिया जाए। एक आवाज तक नहीं उठी। दीपक जी, निश्चित तौर पे आपके प्रश्न का अगर तार्किक उत्तर दिया जाए तो ये कहना लाजमी होगा कि आधार कार्ड बनाने में जो असंवेदनशील चीज़ों को देखा गया था, जैसे कि अररिया पूर्णिया की अगर बातें करें कि 100 के ऊपर 126% बना था, तो कहीं ना कहीं वो संदेह के घेरे में था और इसको हमारी सरकार ने ही उजागर किया था। और ये अच्छी बात है कि जो लोग ये कहते हैं कि आप अपने आईने को साफ कीजिए, तो हम अपने आईने को स्वयं साफ करते हैं। तभी सरकार के अंदर रहते हुए हमने इतने बड़े प्रश्न उठाए थे। दूसरी बात, ये जो आरजेडी और खास करके विपक्ष के जो लोग हैं वो बातें तो आजकल करना सीख गए हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो जो राजनीति करने का जो विषय है और जितनी मेहनत सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको उस समय भी चाटा मारा था जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि आप जितनी एनर्जी लगा रहे हैं बातों को जनता के पास पहुंचाने में, अगर आपका बीएलए कोई काम कर लेता तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो उस समय ये कहां थे? उस समय सुप्रीम कोर्ट का चाटा इनके ऊपर लगा था, विपक्ष के ऊपर। लेकिन जब राहुल गांधी जी उसी इलेक्शन कमीशन को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और जब कहा गया कि या तो आप एफिडेविट दीजिए या तो आप झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ तो ये बोल रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, झूठे तो ये हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर राजनीति के पिच पे अगर खेलना है तो कुछ ना कुछ तो करना है। देखिए, ये आकर इतना थक गए कि विदेश के दौरा पे चले गए, और समस्या यही है कांग्रेसियों के साथ कि वो जिस तरह की बातें करते हैं वो वास्तविकता में होता नहीं है। और इंग्लिश का एक वर्ड है, इंग्लिश का एक वर्ड है हॉक्स, समथिंग व्हिच इज नॉट ट्रू दैट इज फोर्स्ड टू बी ट्रू। ये हॉक्स बनाने में, ये हॉक्स बनाने की कोशिश। मृणाल जी, आप उनका जवाब दीजिए, साथ ही ये भी बताइए कि अब जो वोट चोरी की बात थी, आधार दस्तावेज मान्य हो गया, तो अब वो वोट चोरी वाला आपका तर्क तो खत्म हो जाएगा नहीं ना? राहुल गांधी जी ने जब विपक्षियों का बैठक किया, जितने भी महागठबंधन के बैठक किया, उन्होंने एक दस्तावेज दिखाया कि महादेवपुरा में जिस प्रकार से बेसिकली वोटों का चोरी हुआ है और जिस प्रकार से हरियाणा और महाराष्ट्र में इन लोगों ने वोटों का खेल किया है, चोरी करने का खेल, उन्होंने बेसिकली दस्तावेज प्रस्तुत करके लोगों को बताया, जितने भी उनके प्रमुख नेता थे। उसके बाद ही बेसिकली वोट अधिकार यात्रा का बेसिकली एक प्रारूप तैयार किया गया। अब पूरे बिहार में उनके नेतृत्व में पूरे बिहार में हम लोगों ने घूमकर जनता को जगाने का काम किया है कि किस प्रकार से वोट को चोरी किया जा रहा है और सरकार बनाई जा रही है, ये हम लोगों ने सुनिश्चित किया। और आप देखे होंगे कि बराबर जो है बीजेपी और किसके प्रवक्ता का बने हुए थे, ये चीफ इलेक्शन कमीशन का। चीफ इलेक्शन कमीशन बार बार वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं ना कि अब जब आपकी शिकायतें दूर हो गई कोर्ट के आदेश के बाद, तो ये वोट चोरी वाली बात तो अब टिकेगी नहीं ना? नहीं, शिकायतें अभी हमारी दूर नहीं हुई है, अभी तो शिकायतें बेसिकली अभी बढ़ेगी और आगे। अच्छा। इन्होंने कहा है कि 60 से 65 लाख लोग जो हैं ये, हाँ, 60 से 65 लाख लोग जो हैं बेसिकली इससे वंचित रहेंगे। उन्होंने आंकड़ा दिया है कि इतने लोग जो हैं 30 लाख 25 लाख के आसपास बेसिकली उन लोगों का डेथ हो गया है। कुछ लोग बिहार छोड़कर चले गए हैं, कुछ लोगों का नाम 2 जगह से, जबकि इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम 2 जगह से है। तो इस स्थिति में बेसिकली हम लोग को सुप्रीम कोर्ट ने आज्ञा दिया है कि आप सभी जिला मुख्यालयों पर, प्रखंड के मुख्यालयों पर उन लोगों का सूची वहां पर ही आप लोग दें, जिससे पता चल सके कौन लोग बेसिकली बाहर गए हैं, कितने लोग डेथ किए हैं, कितने लोग के नाम 2 जगह से। तो आप क्या वो इतने दिनों से ये जो SIR का प्रक्रिया चल रहा था, पिछले भी जनवरी में किया गया था, तो क्या उस टाइम इन लोग पकड़ा चल रहे थे कि उन लोगों ने पता नहीं किया कि कितने लोग मरे हुए हैं, कितने लोगों की जगह दो लोगों का नाम है और कितने लोग बिहार से बाहर छोड़कर चले गए हैं? तो ये केवल वोट चोरी करते हैं, वोट बंदी का काम करते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है केवल अधिकार की लड़ाई लड़ती है गरीबों का। चलिए ठीक है, हम इसी प्रकार से जिस प्रकार से कांग्रेस के तरफ, गठबंधन के तरफ गरीब तबके के लोग, अति पिछड़े लोग, पिछड़े वर्ग के लोग और दलित लोग और अल्पसंख्यक लोग जिस प्रकार से जुट रहे थे हमारे गठबंधन में, तो इनको देखकर बेसिकली आंखें फट रही थी, जिसके कारण से ये SIR ला के बेसिकली वोटबंदी करना चाहते थे। चलिए ठीक है, हम आरजू जी का भी पक्ष जान लेते हैं, और साथ ही आरजू जी ये भी जवाब दीजिए कि अब वोट चोरी वाला मुद्दा टिकेगा क्या? इलेक्शन कमीशन की चोरी पकड़ी गई है, चोरी नहीं डकैती पकड़ी गई है, और इतना बड़े सबूत लगने के बाद सुप्रीम कोर्ट से, मतलब इनको फटकार लगने के बाद, मैंडेटरी करने के बाद, आपको लगता है कि हम इनको छोड़ देंगे? आरजू जी, कितना फायदा होगा? 99% से अधिक लोगों के दस्तावेज वेरीफाई के लिए जमा किए जा चुके हैं, अब कुछ ही गिने चुने लोग होंगे जिनका आधार के साथ कुछ संबंध स्थापित किया जा सकेगा।
एकदम आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमने इनकी वोट की चोरी पकड़ी है, वोट की डकैती पकड़ी है, और साथ में ये भी बताने की कोशिश की है, और सच्चाई वो जागृत हो गया। आरजू जी, आपने शायद मुझे ध्यान से सुना नहीं, 99% से अधिक लोगों का जमा हो चुका है वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट, तो फिर चोरी किनका हुआ ये सवाल होता है ना। नहीं, जिस तरीके से इन्होंने अरे राहुल जी जो शुरुआती प्रक्रिया 28 दिन में पूरी की, उसी तरीके से ये भी कर रहे हैं, उसी तरीके से आनंद फानंद में ये भी कर रहे हैं। सवाल अभी भी जिंदा है, और सवाल यही है कि इलेक्शन कमीशन का जो स्वायत्त संस्था थी उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया है, और ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, और इस लोकतंत्र के खतरे को हम खत्म करेंगे। हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि कितने लोग इलेक्शन कमीशन में थे और उन्होंने फिर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। ये कौन सी आप बातें कर रहे हैं साहब? जो आप कह रहे हैं, कितने भ्रष्टाचारी थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। ये तर्क सूट नहीं कर रहा है आरजू जी, ये सूट नहीं कर रहा है। हाँ, जस्टिस भी है जो कांग्रेस भी जाए, बीजेपी भी गए, इसको आप आधार बनाकर इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? मैं आधार नहीं बना रहा हूँ, इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप इनको बताइए कि कौन चीफ जस्टिस थे जिन्होंने एक फैसला सुनाया, उसके बाद जाके ये भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए और बहुत बेहतरीन एक पोस्ट भी मिला। तो आप ये मत बताइए। और विंग कमांडर सोफिया के खिलाफ विजय साहब की टिप्पणी भी याद करिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बार बार कितनी फटकार लगाई थी भारतीय जनता आप यहाँ ये ना घुसपैठिए हैं या नहीं है बिहार में? अब ये फेलुअर बताए ना कि 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार है, 11 सालों से केंद्र में इनकी सरकार है, तो ये लोग घुसपैठ नहीं रोक पाए हैं। अगर घुसपैठिए हैं तो ये ले जिम्मेदारी की पुलवामा, पहलगांव, जितने भी आतंकी हमले होते हैं अमित शाह जी करवाते हैं, इनकी सत्ता समर्थित सरकार करवाती है, ले लेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी तो इनकी है ना, शासन सत्ता इनकी है ना। उससे पहले आपकी पार्टी करवाती थी कार्रवाई करने से, अब उसकी जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे। चलिए राहुल जी क्या कह रहे हैं? देखिए, नहीं हम जवाबदेही क्यों नहीं लेंगे? हम क्यों नहीं लेंगे जवाब? बिल्कुल नहीं। देखिए दीपक जी, जो राहुल गांधी जी जो बातों को कह के जा रहे थे, देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनके अगर बात को अगर देखा जाए तो यहाँ 2012 का उन्होंने जिक्र किया था कि 2012 में नरेंद्र मोदी जी ने वोट चोरी कर कर मुख्यमंत्री बन गए गुजरात के। किसकी सरकार थी 2012 में? शायद वो भूल गए थे। दूसरी बात कि जिस CSDS के आंकड़े को लेकर ये चर्चा करते हैं और ये जो प्रूफ लेकर आए थे, मैं आपको बताता हूँ अर्जु भाई, सुनिए, जो प्रूफ लेकर आए थे CSDS के आंकड़े को लेकर, CSDS एक ऐसी संस्था है जो, सुनिए मेरी बात, मैं यही बताता हूँ ना, जब तर्क ना हो जवाब देने का तो आप लोग अपनी USP पे आ जाते हैं। जब आपके पास ये कौन जानता है आरजू जी कि करोड़ों किसने खर्च किए? कितनी अच्छी बात बता रहा हूँ, सुनिए। सुनिए एक बार इनकी बात सुनिए। अरे सुनिए तो सही, आरजू जी इनकी बात सुनिए ना, तो फिर कैसे जानिएगा? ये आपके लिए भी है, ये आरजू जी सुनिए तो, कि आरजेडी की USP है हल्ला बोल। मुझे पता है कि आरजेडी की USP हल्ला बोल है। आप सुनिए, CSDS के आंकड़े को लेकर जो राहुल गांधी जी एटम बम फोड़ने का प्रयास कर रहे थे, उसने तो कई बार सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। एक बार दस्तावेज पलट कर देख लीजिए, एक बार दस्तावेज पलट कर देख लीजिए, उसने गलत आरजू जी, हरियाणा में, आरजू जी, और महाराष्ट्र में नहीं गलत दस्तावेज। एक सेकंड राहुल जी, एक सेकंड। आरजू जी, आप किसकी सुनना चाहेंगे? इलेक्शन कमीशन के अधिकारी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं तो वो बीजेपी के प्रवक्ता हो जाते हैं, बीजेपी के नेता कोई बात कर रहे हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता हो जाते हैं। आप किसकी सुनना चाहते हैं ये बताइए? आप किसकी बात सुनेंगे, किसकी बात मानेंगे आप? ये इलेक्शन कमीशन के तरफ पक्ष रखने वाले ये होते नहीं, तो आप किसकी बात सुनेंगे? आप किसी की बात नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि आपको सुनना नहीं है आरजू जी, आपको सुनना नहीं है। नहीं, आप उनको प्रवक्ता इनकी बना देते हैं, इनकी प्रवक्ता उनको बना देते हैं। आप किसके प्रवक्ता बन के बैठे हुए हैं? कम से कम ये तो तय है ना। तो आप किसकी बात सुनेंगे ये बताइए? नहीं, आप किसकी बात सुनेंगे? किसकी बात सुनेंगे आप? छोट का वोट का अधिकार होता है आरजू जी, उसको आज स्थापित करवा दिया है। नहीं, तो वोट चोरी तो हुई नहीं ना। संस्था के खिलाफ निर्वाचन आयोग की बात आप मानने को तैयार नहीं है। चोरी नहीं, डकैती नहीं, आप संवैधानिक संस्था की बात पर विश्वास नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। आप व्यवस्था पर विश्वास नहीं करेंगे। आरजू जी, आप स्पष्ट कीजिए, आप संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं करते हैं, व्यवस्था पर भरोसा नहीं करते हैं, तब तो उन्हें प्रवक्ता बता रहे हैं बीजेपी के। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उन्हें आप नहीं मानेंगे? जवाब ले लीजिए। बिल्कुल दे दीजिए। एकदम हमको भरोसा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से फिर लेकिन आ गया तो फिर एकदम कैसे आएगा? ये दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? कमजोर की है आरजू जी, दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना। कमजोर की है।
चलिए, ये आप बात कह रहे हैं मैं कमजोर कहूंगा, किए हैं। क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई ईडी के केसेस हुए सिर्फ विपक्ष के 500 लोगों के ऊपर हुए और उसमें अपराधी एक भी नहीं निकले, ये क्या रवैया दिखाता है? चलिए, कहां से कहां चलेगा। मृणाल जी की बात सुन लेते एक बात बताना हैं। एक चाहूंगा। सेकंड राहुल जी, इसलिए आ रहे हैं आपके कहते हैं पास। ठीक है कानूनी आरजू जी, संस्थान आ रहे हैं आपके पास मृणाल जी। देखिए, जब से राहुल गांधी जी ने नहीं, अब इस प्रक्रिया के बाद क्या आपके वोट चोरी का आधार कुछ रहेगा? घुसपैठियों को अब क्या संरक्षण मिलेगा? देखिए, सबसे पहले बात जो है कि अगर घुसपैठिए की बात है तो सबसे पहले यहाँ पड़ी केंद्र सरकार फेल है। क्योंकि मतलब बार-बार ये मान यही रहे हैं ना लोग- कि घुसपैठिया है, इसलिए नहीं, केंद्र सरकार फेल है। नहीं, यही लोग मामला को उठा रहे हैं, जबकि हम लोग तो ये नहीं बोल रहे हैं कि घुसपैठिया है। आप बिहार के बेसिकली आप देखिए सीमा कहाँ से लगा हुआ है, न इधर म्यांमार से लगा हुआ है, नहीं इधर कहीं बांग्लादेश से लगा हुआ है, नहीं पाकिस्तान से लगा हुआ है, नहीं कहीं से लगा हुआ है। तो बिहार में घुसपैठिया कैसे आ सकते हैं? इनके पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। ये केवल मुद्दा बना रहे हैं, वोट चोरी करने का मुद्दा बना रहे हैं कि भाई ऐसा वोट चोरी इसलिए हम सर्वे करवा रहे हैं क्योंकि ये घुसपैठिए आए हुए हैं। अरे भाई, तभी तक आपने क्यों नहीं घोषणा किया? क्यों नहीं बेसिकली आपने दस्तावेज पेश आपने किया? आरजू जी को सुना ना, वो कह रहे थे कि हमने जिन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया है उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। दर्जन भर पाकिस्तानी निकल कर आए जो सालों से वोट देते आ रहे थे, वो कहां से आ गए? कहाँ ऐसा बेसिकली बिहार में तो ऐसा भागलपुर में भागलपुर में एसआईआर की प्रक्रिया नियमित अंतराल पर होती रही है, पहली बार कुछ नहीं हो रहा है मृणाल जी। भागलपुर में अगर ये घटनाएं मृणाल जी, ये पहली बार नहीं हो रहा है ना बिहार में? नहीं, ये नियमित अंतराल पर मैं होता वही आया तो है। पूछ रहा हूँ कि इससे पहले ये लोग इसका कौन जिम्मेदार चल रहे कौन है? थे 2003 में जनवरी के जिसका जिम्मेदार लोकसभा में कौन भी है? तो ये लोग अब कर रहे थे ना, अब कर रहे हैं ना, तो अब दिक्कत हो रही है ना। क्या ना अभी करने सत्ता के में बैठे पीछे हुए लोग लेना जिम्मेदारी। देखिए, सत्ता में बैठे हुए लोग पूरी तरह से घबराए हुए हैं। राहुल गांधी जी से पूरी तरह घबराए हुए हैं। राहुल गांधी जी ने जब से न्याय का यात्रा शुरू किया है, जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया है, जब से उन्होंने मांग किया है जनगणना करवाने के लिए, जिसमें कि बेसिकली ये लोग बैठे हुए थे सत्ता में उन ऊंचे शिखरों पर, जो कि अति पिछड़े और दलितों का जो अधिकार था, उस अधिकार का जब से वो बात करने लगे तब से ये बेसिकली घबराने लगे। घबरा कर बेसिकली उन्होंने देखा कि बिहार में हम कैसे वोट चोरी कर सकते हैं, तो एसआईआर के माध्यम से ये वोट चोरी करने की कोशिश करने लगे। तो हम लोगों ने आवाज उठाया और पूरे हम लोग महागठबंधन के साथ मिलकर कम से कम 23 जिला का हम लोग भ्रमण करके हम लोगों ने ये आवाज उठाया। लेकिन वोट जो अधिकार का। आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई ही नहीं है, तो फिर किस बात की आवाज उठा रहे हैं आप? नहीं तो ये जब महागठबंधन के जितने भी नेता जब गए थे चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए, तो उन्होंने डायरेक्ट कह दिया था कि 20% जनता का वोट कट जाएगा। हुआ तो नहीं ना, हुआ तो नहीं ना। उन्होंने मौखिक कुछ कह दिया आपसे, आपसे कोई कहा, इसका कोई साक्ष्य है कि आपसे ऐसा कहा गया? निर्वाचन आयोग के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना। दिया था, आप बताइए कि उनको भौगोलिक स्थिति बिहार अच्छा, का नहीं वो पता है? तुगलकी हो गया। भौगोलिक स्थिति नहीं पता है कि संवैधानिक संस्था तुगलकी फरमान जारी कर रही है। क्या? संवैधानिक संस्था का कुछ कहा गया आदेश तुगलकी हो गया। नहीं, संवैधानिक देखिए, संवैधानिक संस्था तो तब न हो सकती है जब बेसिकली जब आपके इच्छा के अनुसार काम हो, जब हम लोग जब आपके इच्छा के अनुसार काम हो। जब चीफ इलेक्शन का कमीशन का जब हम लोग बहाली करते थे तो उसमें न्यायालय के आप लोग बहाली करते थे, चलिए अच्छी बात है। हम लोग बहाली नहीं करते, ठीक है, ठीक है मृणाल जी, हो गया, सॉरी, जब बहाली कोई बात नहीं, बहुत सॉरी हो गया। उनका चुनाव आरजू जी का एक पक्ष, आरजू जी का थोड़ा सा भी होती थी वहां पर, बिल्कुल आरजू जी का छोटा सा पक्ष है। आरजू जी, जब आंकड़े कह रहे हैं कि कोई चोरी हुई नहीं, तो अब फिर ये चोर मचाए शोर किस बात का? नहीं दीपक जी, आपसे तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैं विपक्ष का प्रवक्ता हूं और सवाल हमेशा सत्ता से किया जाता है। आप हर चीज का सवाल आप हमारे ऊपर कर देते हैं, किसकी जवाबदेही कौन लेगा? शोर तो आप मचा रहे हैं ना कि चोरी हो रहा है, तो सवाल यही जानेंगे ना कि जब कुछ चोरी हुआ ही नहीं तो फिर शोर क्यों मचा रहे हैं? मैं जवाब भी दे देता हूं। जी, कुछ दिन पहले, हफ्ते दिन पहले की बात है, आपने देखिए ना कौन सा प्रयोग किया गया मीडिया ट्रायल के जरिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के जरिए, कि नेपाल के बॉर्डर से बिहार में 3 आतंकवादी घुस चुके हैं और एडीसी बिहार लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि कोई भी आतंकवादी बिहार में नहीं घुसा है। सतर्क होना गलत है क्या? बाद हुआ कि सचिवालय को, फिर उसके बाद सुन लीजिए ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, ये जी जल्दी। फिर उसके बाद हुआ कि सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी है और जिस अपराधी को डिटेन कर लिया गया था उसके बाद सदाकत आश्रम का गेट तोड़ा गया। तो ये सब प्रयोग है।
आप मुद्दे से भागना चाहते हैं, भटकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और यही इनका प्रयोग है। हिंदू मुसलमान, मस्जिद, मंदिर। चलिए ठीक है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये दिलचस्प प्रयोग है आपका कि आप प्रयोग करके अपनी बातें रख लेते हैं और फिर सवालों को किनारे कर देते हैं। जब कुछ चोरी ही नहीं हुई तो फिर शोर किस बात का मचाया जा रहा है, इस सवाल का जवाब बहरहाल नहीं मिला। चलिए, समय का अभाव है, हम माफ़ी चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मृणाल जी, आरजू जी और राहुल जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आधार को अब एक मान्य दस्तावेज के तौर पर देखा जाएगा। उन 11 दस्तावेजों की सूची में अब 12वां दस्तावेज आधार के तौर पर जुड़ गया है, लेकिन कुछ शर्तें भी लागू रहेंगी। आधार की वैधता को निर्वाचन आयोग जांचने का अधिकारी रहेगा और ऐसे में सवाल तो बना रहता है कि क्या घुसपैठिए हैं तो उन्हें इस व्यवस्था से कैसे बाहर निकाला जाए। जो घुसपैठ करके बैठे हैं इस लिस्ट में, जो भारत की नागरिकता का लिस्ट है, उन्हें बाहर निकाला जाएगा। अगर आधार अब मान्य है तो फिर पहले क्यों नहीं था, ये भी सवाल रहेगा। और इस सवाल का जवाब संभवतः निर्वाचन आयोग के अधिकारी जो नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम शंकाओं का समाधान कर रहे थे, वो इसका भी करेंगे। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।